नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लगभग इंग्लिश का है, हिंदी का है, 2 वीडियो डिस्कस किए थे। आज हम इसी सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन्हीं को बेस बना करके हम आज कुछ सूत्रों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यही आप देख सकते हैं सूत्र यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो ये मैंने किसी ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि किसी क्रम में है। ये सूत्र वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में जिन पे बेस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ही क्वेश्चन, और ये इसमें देखिए यूथ की बुक है। देखिए ये यूथ की बुक है, तो हमने इस बुक से ही जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, और इसके पीछे डिस्कस करने का मतलब ये है, केवल पर्पज़ यही है कि आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उसका ट्रेंड समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए जैसे बहुभुज का है तो ये तो फार्मूले पे बेस पे है, तो ये डिजिट आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे बहुभुज में पंचभुज का क्वेश्चन आया तो हो सकता है खटभुज का आ जाए, ठीक है, अष्टभुज का आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो फार्मूला आपका वही रहेगा, केवल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इसी तरह ये है इधर का, हम देखते हैं। देखिए जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखिए इसमें यह दिया था कि किसी आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो 17 मीटर है। देखिए आयताकार खेत है कोई, उसका विकर्ण जो है वो 17 मीटर है और परिमाप जो है 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखिए फार्मूले पे, डायरेक्ट फार्मूले पे अगर आप लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ा होता है और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो जहाँ तक हो सके आप फार्मूले से याद करिए, क्योंकि फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे एक फार्मूला है। देखिए फार्मूला जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग का, जो आयत का परिमाप है, तो आयत के परिमाप का स्क्वायर 4d स्क्वायर प्लस 8a। ठीक है, तो 4d यहाँ पे क्या है, d जो है वो आपका विकर्ण हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा, और a जो है वो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको क्या क्या दिया था, आपको ये पूछ रहा था कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 वर्ग मीटर है। देखिए ये विकर्ण दे दिया गया, और परिमाप आपका 40 मीटर है, परिमाप आपका 46 वर्ग मीटर है, 46 मीटर है। तो क्षेत्रफल आपको बताना है, यहाँ पे a आपको बताना था। तो क्या करना था, आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी थी केवल। यहाँ पे आप 46 रख दीजिए। देखिए परिमाप आपका दिया हुआ है, परिमाप 46 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो परिमाप की जगह आप 46 रख दोगे, ठीक है, और विकर्ण की जगह आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मूले पे सीधे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। बाकी अगर आप इसको, जो जनरल ट्रेंड है, ठीक है, जो परंपरागत तौर पे अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म में लगाओगे तो ये आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले आपका खेत का विकर्ण दिया है तो वहाँ से आप भुजा निकालोगे या परिमाप से आप भुजा निकालोगे, और एक परिमाप चूंकि वर्ग में, आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, तो आपको दोनों जब तक वैल्यूज नहीं पता होंगी तब तक आप कर नहीं सकते हो। तो क्वेश्चंस का करने का मतलब यही है कि आप डायरेक्ट फार्मूले पे लगाइए। तो 4d स्क्वायर प्लस 8a दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इसमें केवल फार्मूले दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ऐसे ही आपको इसमें करना था, आप वैल्यूज रख देते, या अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हो उस विधि से तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा और आप हो सकता है सॉल्यूशन भी इतनी जल्दी ना निकाल पाओ। तो आप सीधे फार्मूले पर रखिएगा। देखिए इसमें ऐसे ही दिया हुआ है, 46 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 8a। ए आपको निकालना है, आप इसको सॉल्व करोगे आसानी से आपका निकल आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है पाइथागोरस त्रिक। देखिए पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि किसी त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का वर्ग, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ था कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल शेष तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे देखिए अब ऑप्शन से समझिए। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये हुआ है, जैसे 6, 8, 10 ये पाइथागोरस त्रिक होता है। कैसे होता है, आप यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप सॉल्व करो, 6 का 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, 10 का इधर 100 हो जाएगा। तो इसी तरह 36, 40, 100 और ये भी इधर 100 हो जाएगा।
ठीक। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। अगर दो भुजाओं का वर्ग जो है, दो भुजाओं का वर्ग करेंगे, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे और उसका जो तीसरी भुजा है उसके वर्ग के बराबर अगर आपकी वैल्यूज आ रही है तो उसको हम पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। इसी तरह 8, 15, 17 का देखिए, ठीक है। तो 8, 15, 17 का करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा 64 प्लस 15 क्या हो जाएगा 225, दैट इज इक्वल्स टू 17 का क्या हो जाएगा 289। देखिए अब चूंकि आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो मैथ के पेपर में देखिए बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट ये की जाती हैं कि जो बहुत पेट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे फार्मूले जो हैं, जैसे आयत का हो गया, वृत्त का हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, या इसी तरह से आप बेलन का, वर्ग का, घन का, घनाभ का, शंकु का, इस तरह के जो फार्मूले हैं या फार्मूले याद करिए, क्योंकि फार्मूले आप याद कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो जल्दी निकल आएगा। और यहाँ पे जिसकी हम जैसे बात करें तो वर्ग का, तो कुछ ऐसे संख्याओं के आप वर्ग जरूर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सॉल्व करके ही निकाल पाओगे। आप सोचिए आपको 15 का स्क्वायर नहीं मालूम है या 17 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो आप ये पहले से कुछ याद करके रखिए कि जैसे क्वेश्चन आएगा हम तुरंत उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, हमको टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर निकालने यहाँ बैठोगे तो आपका वो टाइम लेके जाएगा। तो जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं या जितना ज़्यादा आप वर्ग, स्क्वायर जैसे हो गया, इसी तरह आप क्यूब भी याद करिए, मतलब पावर 3 कहें, जैसे 10 तक के क्यूब तो आप याद ही कर लीजिए। इसी तरह 15 से 20 तक के आप स्क्वायर भी याद कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप कर देंगे तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 2, तो 289 बराबर 289 हो गया। तो ये दोनों जो है वो पाइथागोरस त्रिक हैं, ठीक। और यही नहीं, केवल इतने ही नहीं, और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें यह कह रहा था कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, ठीक है ना। तो आप इसमें ये क्वेश्चन कह रहा था। सो देखिए और जो ऑप्शन इसमें दिए थे 6, 68 और 5, 6, 8, 64 और 512, इसका नहीं होगा पाइथागोरस त्रिक। आप वर्क करके देखिए 8, 10 और 6, इसका पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। लेकिन इसमें यह कह रहा था कि एक पाइथागोरस त्रिक ऐसा बताना है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो देखिए इसमें इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए जो 8, 15, 17, अब देखिए 15 और 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो 289 आ गया, बराबर 289 17 के है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वर्ग पता होते तो आप तुरंत इसको कर सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और आते हैं, संपूरक कोण और पूरक कोण, ये कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए तो आप उत्तर आसानी से निकाल सकते हो। और क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह के आते हैं, ठीक है। देखिए क्या आता है क्वेश्चन, देखिए संपूरक कोण पूछ रहा है, ठीक है। संपूरक कोण का मतलब होता है, संपूरक कोण की जो वैल्यू होती है वो आपकी 180 डिग्री होती है, ठीक। और पूरक कोण की वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि 90 का, जैसे 180 यहाँ पे दिया हुआ है, संपूरक कोण 180 का हो गया, तो आपसे पूछेगा 110 का संपूरक कोण बताइए। आपसे ये पूछा जाएगा कि 110 का संपूरक कोण आपको बताना है। तो देखिए संपूरक कोण की वैल्यू टोटल में 180 डिग्री होती है, और किसका पूछ रहा है 110 का। सपोज करिए 110 का हम पूछ रहा है, तो 110 को आप इसमें से घटा दोगे, क्या आ जाएगा 70 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। केवल आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। संपूरक 180 और पूरक कोण जो है इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इसको कहते हैं पूरक कोण को, ठीक। और पूरक कोण की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। तो सपोज करिए आपसे पूछा जाए 60 का पूरक कोण बताइए, 60 डिग्री इसका पूरक कोण आपको बताना है, तो 90 डिग्री पूरक कोण की वैल्यू होती है। सो 90 में आपको 60 का पूछा जा रहा है तो आप 60 को घटा दीजिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। ये प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, प्राइमरी लेवल में मैथ के। देखिए मैथ के क्वेश्चंस, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस बेस पे हो सकती है। पहले भी हमने जब सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था तब भी हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। और ये इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है, सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ओके। तो ये प्रैक्टिस भी कहाँ से ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए ये भी डायरेक्ट फार्मूले पे है। देखिए फार्मूले अगर आपको याद होते हैं तो आप
लगभग 60-70% क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही कर सकते हो अगर आपको फार्मूले पता है। देखिए क्या फार्मूला है, फार्मूला ये है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, आपको जैसे दे दिया जाएगा दो संख्याएं x ठीक और y हैं, इनका योग आपको दे दिया जाएगा और इनका गुणनफल दे दिया जाएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दी, इस तरह से क्वेश्चन दिया भी आया भी हुआ, इसी तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। दो संख्याओं का योग सपोज करिए आपको दिया हुआ है 60, ठीक, और दो संख्याओं, उन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है वो मान लीजिए है 30, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं हम। तो आपको ये कह रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योग करिए, उसके जो व्युत्क्रम होगा उसका योग क्या होगा। तो देखिए संख्या आप मान लीजिए एक्स वाई संख्या आपने मान ली, तो देखिए क्या यहां पे दिया हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई मीन्स दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, उसके व्युत्क्रमों का योग बताना है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग अगर आपको पूछ रहा है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्याएं आपने x और y मानी है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा xy। अब xy में यहाँ पे क्या नहीं है, ऊपर y नहीं है तो y हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यही, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक, अब यही देखें यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो फॉर्मूले पे क्या कर देना है आपको, संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था और उसके व्युत्क्रमों का योगफल अगर निकालना है तो आप व्युत्क्रम का योगफल यही तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दीजिए और एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए, आपका निकल आएगा। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला और है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो हो सकता है आप क्वेश्चन बहुत लंबा लगाओ या हो सकता है लंबा होने के चक्कर में आप उसको छोड़ भी दो। तो इस वजह से क्वेश्चन फार्मूला ये भी आप समझ लीजिए। देखिए अगर संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, और गुणनफल दिया हुआ है संख्याओं का, ठीक, हम एक्स वाई मान लेते हैं। फिर देखिए एक्स अगर है, सपोज करिए एक्स वाई दो संख्याएं हैं तो एक्स और वाई, ठीक, तो क्या कह रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई, ठीक, और एक्स वाई, ठीक, वो क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि दो संख्याओं का योगफल मान लीजिए दिया हुआ है 60 और उनका गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए या दोनों संख्याएं बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों संख्याएं कहे या दोनों संख्याओं का अंतर निकालने को कहे, तो आपको x माइनस वाई बताना है। x माइनस वाई बताना हो सकता है या x कामा वाई बताना हो सकता है, मीन्स दोनों संख्याएं निकालिए या दोनों संख्याओं का योग अंतर निकालिए। बात एक ही है, अगर आप दोनों संख्याएं पूछ रहे हैं तो दोनों संख्याओं को निकाल के दोनों का अंतर कर देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फार्मूला एक होता है, वो फार्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। कहने का मतलब है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी वजह से हम इसको डिस्कस करें। ये जितने क्वेश्चन हमने फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपकी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट में, उन्हीं के बेस पे मैंने लिखा हुआ है जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अब क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर उनका दिया हुआ है, तो आपको दोनों संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, या सॉरी गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालने कह सकता है, या आपको x और y दोनों संख्याएं निकालने कह सकता है। ठीक, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। और ये फार्मूला कहीं से दूसरी जगह से नहीं आया हुआ है, ये फार्मूला आप इसको एक्सपैंड करोगे तो वैसे ही आपका, दोनों को एक्सपैंड करेंगे आपका उत्तर वैसे ही आएगा। ठीक है, सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब आपको कह क्या रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, सपोज करिए x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 60 स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर आप कर दीजिए इधर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है, प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, मीन्स गुणनफल जो है वो आपको क्या दिया हुआ है 100। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो भी आए, ठीक है, मान लीजिए कुछ ही आया ब्रैकेट में, तो अगर आप इसका मान लीजिए अंदर
आता है 400, ठीक। तो इसका x माइनस वाई जो कि उधर स्क्वायर में है, अब जब इसका आप x माइनस वाई निकालोगे तो अंडर रूट उस पर लग जाएगा, सो अंडर रूट निकल के क्या आ जाएगा 20, ठीक। अब आपको जो भी पूछ रहा हो, अगर दोनों संख्याओं का खाली अंतर पूछ रहा है तो x माइनस वाई बराबर आपका 20 हो जाएगा, और अगर संख्याएं x y पूछ रहा है, दोनों संख्याएं पूछ रहा है, तो आपको x माइनस वाई ये 20 इक्वेशन एक ये हो गई, x प्लस वाई बराबर 60 ये इक्वेशन दी हुई थी। अब आप x प्लस वाई कर दीजिए, बराबर आपका क्या हो जाएगा 60, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आप x y दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है एक ही फार्मूले पे दोनों आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन इस फार्मूले पे आए या इस वाले फार्मूले पे आए, तो दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके कई सारे हो जाएंगे। इसी तरह लासा मासा का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम आपको लासा मसाला भी बता देंगे क्वेश्चन। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने का क्वेश्चन आता है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आपने डीएलएड का जो पेपर अभी दिया होगा तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है। देखिए डीएलएड के क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना। अब चूंकि ये भिन्न के फॉर्म में दिया हुआ है, सो भिन्न के फॉर्म में निकालने में कठिनाई होती है, इस वजह से सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इसको दशमलव फॉर्म में बनाइए। जैसे 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 को आप भाग करेंगे तो आपका 1.5 आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, ये आपका 1.5 आएगा, ठीक। 4/3 है, तो 4/3 को आप जब करेंगे तो 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 त्रिको 9, लगभग 1.3 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है, 1.33 आएगा। 5/6 दिया हुआ है, 5/6 को आप करेंगे तो देखिए 5 छोटा है 6 से, तो पॉइंट में कुछ आएगा, सो आप 6 8 48 करेंगे, 6 8 48 करेंगे तो 0.8, ठीक 0.83 करके आएगा। फिर 7 9/7 दिया हुआ है, तो 9/7 जब आप 7 से 9 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 2 और 7 दूनी 14, तो 1.2 से देखिए ये आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक, भाग करने पे। अब देखिए इसमें कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 का मतलब है 3/2 वाली जो भिन्न है वो आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। इन तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप तुरंत भाग करके निकाल लीजिए, ठीक। और अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाता, सबसे छोटा 0.83 हो जाता, तो 0.83 का मतलब है ये आपका सबसे छोटा, ये आपकी हो जाती है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो आपको केवल इसमें भाग करके आंसर आप अच्छे से और जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे, तो ये क्वेश्चन हुए। फिर हम आते हैं इस तरफ, देखिए इस तरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए हैं, और इतने ही फार्मूले नहीं है, फार्मूले कई सारे हैं। ये तो आज हमने पहला वीडियो था तो कुछ आपको जनरल फार्मूले बता दिए हैं जहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि देखिए बहुभुज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, वो आपका चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खठभुज, सप्तभुज, अठभुज, कुछ भी कहे, एन कुछ भी हो। बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, कोई बहुभुज दिया हुआ है, सपोज करिए हम कोई भी बहुभुज लेते हैं, बहुभुज का ये तो है नहीं कि कोई फार्मूला कोई मतलब बहुभुज में कई सारी भुजाएं हो सकती है, जैसे हम अष्टभुज ले लें, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अष्टभुज आपका बना इस तरह का, तो कह रहा है बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है ना, ये जो प्रत्येक अंतःकोण है ये सारे ये अंतःकोण यही तो होंगे, ठीक है। और इसके बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे, इसका ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा, तो इस तरह बाह्य कोण हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n-2/n × 180 डिग्रीज, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहुभुज का अंतःकोण आपको दिया हुआ है, ठीक है, बहुभुज का अंतःकोण प्रत्येक निकालना है तो n-2/n हो जाएगा, एक इंटू 180 कर दीजिए, तो आपको भुजाओं की संख्या पूछने को बताने को कह सकता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, इसमें क्वेश्चन जैसे आता है तो आप ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। देखिए
एक सेकंड में देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे दिया था कि एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। ओके, कोई बहुभुज दिया हुआ है जिसके अंतः कोणों और बाह्य कोणों का अंतर, जो अंतः कोणों का जो अंतर है, अंतः कोण और बाह्य कोण, इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ था। तो आपसे कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताना था आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपको कैसे दिया हुआ है, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, फार्मूला आपको क्या होता है, n-2/n होता है, n-2/n, जहां पे n क्या है, n भुजाओं की संख्या है। ठीक, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाता है, 360/n। ठीक, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का जो और अंतः और बाह्य कोणों का अंतर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतः कोण आपका क्या हो जाएगा, अंतः कोणों की जगह आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे हो जाएगा, इसकी जगह पे n-2/n इंटू 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे n-2/n इंटू 180 डिग्रीज हो जाएगा, माइनस बाह्य कोण, बाह्य कोण का अंतर क्या हो जाएगा, 360/n बराबर आपको दिया हुआ है 60 डिग्रीज। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक, तो n और n करके तो ऊपर चला जाएगा, इसको अगर इस साइड भेज सकते हैं या आप ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इसको वैल्यूज आपको केवल निकाल लेनी है। देखिए अपॉन n में है तो ये आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 180n, देखिए 180n माइनस 360 बटे आपका n हो जाएगा बराबर 60, तो आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका 360 क्या हो जाएगा, ये 36 720 हो जाएगा। ठीक, तो 180n, ठीक है, ये माइनस 720 बराबर आपका हो जाएगा 60n। ठीक, अब आप इसको इधर ले आइए, ठीक है ना, ये प्लस में माइनस में चला जाएगा तो क्या बचेगा, 120n बराबर आपका 720 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 0 0 कट जाएगा, तो 12×6 72। ठीक, तो आपका n बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको बतानी थी, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप फार्मूले याद करिए। आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, या प्रत्येक बहुभुज का अंतः कोण जो है 20 डिग्री है, सॉरी अंतः कोणों का योगफल और गुणनफल भी आपको दिया जा सकता है इसी तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, देखिए हम देखते हैं और कौन सा कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन आपको अगर फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आता है आपसे बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। देखिए फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो उसी पे क्वेश्चन जो है घुमा के आपसे पूछा जाता है। केवल और केवल आपको अगर फार्मूले याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 2160 दिया हुआ है। ठीक, 2160 दिया हुआ है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना, देखिए
अब ये फार्मूला आपको लगाना है, कहने का मतलब है फार्मूला आपको पता होगा तो आप कर लोगे। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और यही है किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। अब टोटल अंतःकोणों का योगफल करेंगे तो n-2 इंटू 180 हो जाएगा, लेकिन अगर हमको प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो तो हम उसको बटे n से कर देंगे, मीन्स जो n भुजाओं की संख्या है उससे अगर भाग कर देंगे तो हमको प्रत्येक बहुभुज का अंतःकोण निकल आएगा। और टोटल अगर योगफल निकालना है तो योगफल का फार्मूला ये होता है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल 2160 है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, अंतःकोणों का योगफल क्या दिया हुआ है 2160 दिया हुआ है। ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए देखिए ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा, आप 18 से इसको भाग देंगे तो 18 एकम 18 3 बचेगा आपका, 18 दूना 36, तो n-2 बराबर हो गया 12, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होगी वो आपकी 14 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपके फार्मूले पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तिकड़ा नहीं भिड़ाना है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, अगर आपको फार्मूले वगैरह थोड़े याद हैं और थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप कम से कम 30 में से 12-15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, और देखिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है, मैथ में सारे क्वेश्चन अगर आप करने पे जाओगे तो आप टाइम भी अपना वेस्ट करोगे और हो सकता है आपके और क्वेश्चन छूट भी जाए। सो सजेशन यही है, और जिन लोगों ने इससे पहले एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो उन लोगों ने भी यही बताया कि आप मैथ का क्वेश्चन पेपर जो है वो सबसे लास्ट में रखिए। आप सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, ओके, SST है और आपका CDP है, वो सब आप पहले सॉल्व करिए, मैथ को सबसे आखिरी में रखिए, क्योंकि मैथ में अगर कोई एक भी क्वेश्चन आपका फंस गया तो कम से कम नहीं तो आपका 15 से 20 मिनट टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने से मीन्स आधे घंटे टाइम दे करके आप 3-4 क्वेश्चन करो, उससे अच्छा है आप आधे घंटे में पूरे 20, 25, 30 क्वेश्चन करो। ठीक है ना, तो आप मैथ को सबसे लास्ट में रखिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ, और फिर आपको एक कैलेंडर के फॉर्म पे या रीजनिंग का क्वेश्चन आप कह सकते हो, सो उस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्पेशली कैलेंडर का क्वेश्चन दिया जाता है। कैलेंडर का मतलब ये है कि आपको टाइम निकालना रहता है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वर्ष 2003 का जो प्रथम दिन है वो बुधवार था। वर्ष 2003 का जो पहला दिन है मीन्स 1 जनवरी को, 1 जनवरी बुधवार था, सो 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। सो वर्ष 2005 जो है उसका अंतिम दिन मीन्स 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है इस तरह के क्वेश्चन। सो इसमें केवल बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। और देखिए मैथ को हमने कई बार बता चुके हैं, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी और इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम करा देंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। देखिए आप 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक तो जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का मतलब क्या हुआ, जिसमें 365 दिन वर्ष में होते हैं और 365 दिन, ठीक, तो साधारण वर्ष का जो प्रथम व अंतिम दिन एक ही होता है, यह सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, आप किसी भी वर्ष का कैलेंडर आप उठाइए, उसमें देखिएगा लीप ईयर ना हो, मीन्स ऐसा वर्ष ना हो जो 4 से विभाजित हो जाए, जैसे 2016, 2020, 2024, ओके, तो ये नहीं, लेकिन जैसे आप 2015 का उठाओ, 2013 का उठाओ, 2005 का उठाओ, 8 का, 6 का उठाओ, उस कैलेंडर का वर्ष का अगर आप कैलेंडर उठाओगे तो उसका पहला दिन मीन्स 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन एक ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साधारण वर्ष का मतलब हमने बता दिया लीप ईयर वन ना हो। ठीक, और साधारण वर्ष में वर्षों की संख्या कितनी होती है, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, और उसमें सप्ताह कितने होते हैं, देखिए 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 364 आएगा। ठीक, प्लस एक दिन और बढ़ेगा तो 300 + 1 हो जाएगा, तो आपका 365 दिन होता है। ठीक, लेकिन लीप ईयर का मतलब क्या है, जिसमें फरवरी जो है वो 29 की होती है। सो फरवरी लीप वर्ष का मतलब हुआ 52 सप्ताह + 2 दिन, एक दिन और आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सो वो आपका 366 दिन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन एक ही होता है। ठीक, सो देखिए 2003 का पहला दिन अगर बुधवार था, ठीक है, वर्ष 2003 का पहला दिन अगर बुधवार था तो इसका लास्ट डे भी तो बुधवार होगा। ठीक, मींस 1 जनवरी को अगर बुधवार था, 1 जनवरी 2005 को, सो 31 दिसंबर को भी तो 31 दिसंबर 2003 को भी तो आपको वेडनेसडे होगा। ठीक, ये आप समझ गए। अब क्या कह रहा है, 2003 का हो गया, 2004 में आप क्या जाएंगे। अब देखिए 2004 को मतलब क्या हो गया, 2004 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20, ठीक, 0 और 4 कम 4 5 ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि लीप ईयर में एक दिन आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मीन्स यहाँ पे 365 थे तो 366 हो जाएंगे। सो लीप ईयर में 2004 का जो पहला दिन क्या होगा। अब देखिए 2003 का जो आखिरी दिन आपका बुधवार था, तो 2004 का 1 जनवरी 2004 को आपको क्या होगा, आपका थर्सडे होगा। ठीक, ये आपका TH। ठीक, तो 1 जनवरी 2004 को आपको थर्सडे था, तो 31 जो दिसंबर होगा उस दिन आपको कौन सा एक दिन होगा। देखिए अब एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन अगर एक ही है तो लीप ईयर में अगर पहला दिन गुरुवार है तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 365 है, और जब साधारण वर्ष की लीप ईयर में बात करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। सो अगर 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो 31 दिसंबर 2004 को आपको क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, ये आपका एक दिन बढ़ जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। फिर अब 2005 1 जनवरी 2005 को आपको कौन सा दिन होगा, वो आपका होगा सैटरडे। ठीक, सैटरडे हो जाएगा। अब चूंकि ये साधारण वर्ष है तो सैटरडे 1 जनवरी 2005 को सैटरडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा, तो वो भी आपका सैटरडे हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट केवल आपको समझ लेना है इसमें। अब चूंकि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक ही होता है, ये हमने समझ लिया। साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, प्लस एक दिन बढ़ जाता है, तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, वो आपका 365 दिन हो जाएगा। ठीक, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में चूंकि 300 फरवरी जो है वो 29 की होती है, 29 दिन की होती है, इसीलिए 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको अगर पहले मतलब 2003 में 1 जनवरी को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को भी आपको बुधवार ही रहा होगा। ठीक, तो 1 जनवरी 2004 को आपका क्या गुरुवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। सो इसी तरह लास्ट डे जो होगा, चूंकि एक दिन बढ़ गया जब आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दिन हुआ, फिर 2 दिन 366 हो गया 65 की जगह, तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2005 को शनिवार हो जाएगा। अब चूंकि साधारण वर्ष है तो आपका 31 दिसंबर वाले दिन भी आपका शनिवार ही रहा होगा, सेम डे रहा होगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब हुआ। इसी वजह से क्वेश्चन हमने इसको डिस्कस किया, और एक कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन है या घड़ी वाले क्वेश्चन आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग का टॉपिक आप इसको मान सकते हो, मैथ के सिलेबस में नहीं है, लेकिन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो मेन यही था, आपको 3 चीजें बतानी थी। अगर आपको ये 3 चीजें जो पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।